तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 400 तक के बीच में। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें, इसमें वॉल्यूम 1 है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 200 तक है, तो पहले उसको देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI सवाल, अंतिम समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है, रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो रेडियो तरंग की उत्पत्ति जो होती है वो होती है दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किस द्वारा होती है? तो दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। अभी से जो भी पेपर आप लोगों का होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया से जाने वाला है। बायोलॉजी पेपर के लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे और इस पेपर इसको इसलिए अच्छे से तैयार करेंगे और देख के एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम 1 इसका जरूर देखेंगे, पहले वॉल्यूम 1 देखेंगे फिर वॉल्यूम 2। और इससे वॉल्यूम 1 में 1-2 क्वेश्चन था जिसमें कि गड़बड़ी हो गया था, है ना, उसको आप देख लीजिएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक था, ठीक है, तो देख लेंगे उसमें गड़बड़ बोला गया था, ठीक है, ठीक है। तो बोला क्या गया है, सवाल नंबर 201 है, बोला गया रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो दोलित तरंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। आगे बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ। क्या होती है बोली तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ। घबराने का बिल्कुल नहीं है, पूरे सवाल को अच्छे से देखेंगे, एक बार देखिए और तब जाइए, ठीक है। 35 नंबर बनाना है, कहां से सवाल पूछेगा और आप लोग बना के आइएगा, पूरे विश्वास से, हमको टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है, ठीक है। और अभी के बाद सारा एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें जो है बाबू विक्षेपित होती है विद्युतीय चुंबकीय दोनों क्षेत्र में। बीटा किरणें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला गया है, क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात, B/E का अनुपात क्या होता है? एसएम इनवर्स। क्या होता है बाबू बोलिए? एसएम इनवर्स। घबराने का बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मजेदार सवाल सब है। क्या बोला गया है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, तो कोहरे में होता है अवरक्त। क्या बोला गया बाबू? अवरक्त। क्या होता है? अवरक्त। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए कौन थे? हर्ट्ज। कौन थे बोली तो? हर्ट्ज। बोला गया ऑप्शन नंबर डी में, सी में इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, तो निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग माइक्रो तरंग। क्या बोलिएगा? माइक्रो तरंग। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो तरंग। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग होते हैं, जल्दी बोलिए क्या होते हैं प्रकाश के रंग? नीला, पीला और लाल। क्या होते हैं जी? नीला, पीला और लाल। टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेने का नहीं यार, जब तक हाँ मैं टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल बाबू, ठीक है। इससे सवाल तुम लोग से नहीं बनेगा जी, फाड़ किया जाएगा तुम लोग कल एग्जाम में, देखो ना तुम लोग। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म में प्रयुक्त हो करते हैं वो क्या है? बताइए तो, बताइए बाबू क्या है? और रॉक साल्ट, कांच, क्रॉन्च फिल्म, क्या है? रॉक साल्ट। क्या होगा? रॉक साल्ट। आगे बोला गया है सबसे अधिक आवृत्ति होती है नीले प्रकाश की, अवरक्त की, गामा किरणें। ये वाई मत पढ़िएगा, ये गामा किरणें हैं, गामा किरणें। और पूछेगा सबसे अधिक भेदन क्षमता, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का ही होता है। अल्फा, तो अल्फा पे +2 चार्ज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम का नाभिक। क्या बोलते हैं? हीलियम का नाभिक। बीटा पे -4 होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। सबसे कम अगर भेदन क्षमता पूछे तो अल्फा का, सबसे अधिक पूछे तो गामा का। कोई समस्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं, सवाल देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है, बोलिए 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है जी? 10 के पावर -12। कितना होता है? 10 के पावर -12। आगे बोला गया सवाल कहां चल गया जी? सवाल माइक्रो तरंग का आवृत्ति होती है। सवाल थोड़ा कट गया है, आप समझ लीजिएगा। 212 नंबर सवाल, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है, तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति जो होती है वो रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, सुन लिए ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण, तो दूर संचार के लिए हम लोग माइक्रो तरंग का है जी, तो इसका जो है आवृत्ति रेडियो तरंग से कम होता है, इसीलिए दूर संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, घबराने का बिल्कुल नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? तो भाई बताइए किसका नाम नहीं है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम होती है तरंगदैर्घ्य बाबू गामा किरण के। और बोले तब भेदन क्षमता सबसे अधिक है गामा में, है ना।
आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण दिशा वेक्टर ई से लेके वेक्टर बी के समांतर, है ना, ध्यान से रखेंगे। आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकते हैं कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ होगा, जल्दी बोलिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र में, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में, ए और बी दोनों में, या फिर कोई में नहीं, इनमें से कोई में ही। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो विक्षेपित होंगे कहाँ, तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र में। कहाँ होंगे, विद्युतीय क्षेत्र में। इसको एक बार इसे देख लीजिएगा आप, है ना। आगे बोला गया है विस्थापन धारा होता है, तो विस्थापन धारा का मात्रक, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर क्या होता है, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बोला गया है जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित में किस में परिवर्तन होता है, तो किस में होता है बोली तो वेग एवं तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। वेग एवं तरंग दैर्ध्य में प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ, शीशा में, पानी में, निर्वात में। निर्वात समझते हैं जी, जहाँ हवा नहीं, वैक्यूम, हवा ये नहीं है ना, तो वहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। गलती बोल दी ना, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, गलती बुलवा जाते हैं आप लोग जी, क्या रहिएगा आप लोग, है ना। 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, कोई दिक्कत। ऐसे अगर लिखिएगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई समस्या, आगे बढ़े, चलिए। तो निर्वात में सबसे ज्यादा, निर्वात में सबसे ज्यादा, समझ में आ गया ना जी। आगे बात करते हैं, ये सेवे हो गया जी, तो है ना। आगे देखिएगा, आगे बोला गया प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है तो क्या होता है, अपवर्तनांक बटे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक बटे पथ की लंबाई। अपवर्तनांक और गुना है, बटा बोल देते हैं जी, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, सुन लीजिए ध्यान से पूरे क्वेश्चन को। हीरा का अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, कितना, 2.42, कितना होता है, 2.42 करने हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है जी, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है संतत रेखिक स्पेक्ट्रम, काली रेखा, क्या होगा जी, बोलिए, संतत, क्या होगा जी, संतत होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, बोला गया है अपवर्तनांक, एन अपवर्तनांक था ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, क्या बोला गया है, n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। आगे बोला गया प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तन होने पर, कहाँ कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयताकार पट्टिका के समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर, है ना। आगे देखते हैं, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या हो, कोई पारदर्शी माध्यम हो। पारदर्शी समझते हैं ना जी, जिसमें आर पार सीधे घुस जाए प्रकाश, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना जी, है ना। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है, संबंध यही है कि n बराबर a प्लस बी बाई लैम्बडा के स्क्वायर, ठीक है, 2 मत पढ़िएगा, इसको स्क्वायर पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, स्क्वायर पढ़िएगा, ठीक है। आगे समझिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा तो काला, कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे भी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आसमान कैसन, तो काला, कैसन जी, काला, ठीक है। आगे देखिए, बोला गया इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो क्या है, तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, क्या है, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। आगे देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के पुष्टि करता है जी, प्रकाश के व्यतिकरण कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कि ध्रुवन हो जाएगा, ध्रुवन, क्या हो जाएगा, ध्रुवन। ध्रुवन के लिए फार्मूला आपको याद है क्या, ब्रूस्टर का नियम, उसमें म्यू बराबर tan IP पढ़े थे, है कि नहीं याद, म्यू बराबर tan IP, ब्रूस्टर का नियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घटता है, क्या होता है जी, घटता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घटता है। आगे देखिए, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है तो क्या होगा बताइए, यही होगा कि E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2। आगे देखिएगा, क्या बोला गया है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, तो आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, प्रकीर्णन, क्या होगा, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रकीर्णन, क्या होगा, प्रकीर्णन।
आगे देखिएगा, क्या जी है, बेलनाकार है, देखो बलाकार लिख दिया है, बताइए, है ना। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहता है, दीर्घ दृष्टि दोष। क्या बोलाते हैं इसको हम लोग, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है, क्या बोला गया है, कुछ भी बोला गया हो, आगे देखते हैं। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, किसमें, तब वर्ण विपथन का दोष जो है वो नहीं पाया जाता है परावर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में, ठीक है। समान समायोजन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से रखिएगा। और एक बार आप लोग फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा पढ़ के, ठीक है। फार्मूला बेस सवाल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम कहेंगे कि देख लीजिएगा फार्मूला को, अरे आप लोगों को पूरे याद है, टेंशन क्या लेते हैं, जाइए ना खा पी के आराम से एग्जाम दीजिए, है ना। अब फार्मूला बेस सवाल जो इस तरीका का है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो क्या बोला गया है, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है तो F0 प्लस FE, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है किसकी, तो उत्तल लेंस की, किसकी आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस की। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा, ये ध्यान में रखेंगे सब लोग। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम होता है आभासी और उल्टा, क्या होता है, आभासी और उल्टा। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, तब उसकी आवर्धन क्षमता जो है बढ़ती है। बाबू ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अगला बार सबसे ज़्यादा जो वेटेज था इसी का था, मॉडर्न का, मतलब मॉडर्न का छोड़ के, मॉडर्न का तो रहबे करता है, आप जानबे करते हैं कि 20 से 30 नंबर सवाल उससे रहबे करता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसका वेटेज इसमें ज़्यादा था, ठीक है। 8 नंबर से प्लस सवाल पूछे हुए था। तो एक बार आप इसको ध्यान से और प्यार से समझेंगे, ठीक है, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है सो। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, कि उत्तल लेंस की अवतल लेंस, कौन लेंस बताइए, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, कौन लेंस होता है, अवतल लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है किसी क्या बोला गया है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर तो कैसन प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आगे समझते हैं, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति, इसकी वेग, इसकी कला, इसका आयाम क्या होगा, बोलिए, तो इसकी आवृत्ति क्या होगा, इसकी आवृत्ति। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, किस में होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य में, किस में होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला गया है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो भैया खगोलीय दूरदर्शी के लिए हो जाएगा F0 जो है वो ग्रेटर देन FE से, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरी का मात्रक है ना। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, किसका, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अब जैसे सूरज से लेके यहाँ तक की दूरी नापना होगा तो प्रकाश वर्ष में मापेंगे हम लोग, है ना। प्रकाश वर्ष समझते नहीं समझते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चलेगी दूरी को हम लोग नाप के कैलकुलेट करके उसी से मापते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे देखिएगा। आगे क्या बोला गया है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर क्या, बी, पूरे घोंस दिए अच्छा से, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। आगे समझिएगा, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष, क्या होगा जी, दूर दृष्टि दोष। अवतल में, तो अवतल में हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे समझिएगा, मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या है जी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे समझते हैं, आगे बोला गया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है शून्य कि अनंत, क्या होती है, अनंत होती है। और समतल दर्पण के फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत होता है। कोई समस्या, घबराने के बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इससे कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखिए, आगे बोला गया है क्रांतिक कोण, क्या बोला गया है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है,
तब बोलिए बाबू क्या होगा, किस दर्पण द्वारा? तो आभासी प्रतिबिंब जो है किस दर्पण द्वारा, अब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, तो ये तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों दर्पण से हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल एक को बोले तो उत्तल दर्पण द्वारा स्पेशली किया जाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वस्तु से बड़ा भी हो और आभासी भी हो, वस्तु से बड़ा भी हो और आभासी हो तो किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में। किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो किस कारण होगा बाबू बोले तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है ना। आगे देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण आ जाती है कहाँ से? कांच से पानी में। कांच से पानी में जाएगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? अधिक होगा। कांच से पानी में जाएगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? अधिक होगा। कांच से पानी में जाएगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण उड़ जाती है। अरे बाबू मुड़ जाती है ना जी, तो उड़ जाती है लिखा गया है, ये मुड़ जाती है, ध्यान से रखिएगा, मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। बोलिएगा, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कोण क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या है? डायोप्टर। क्या है बोली तो? डायोप्टर है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि एक उभय उत्तल लेंस में म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक, क्या बोला गया है? प्रत्येक तल का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता सीधे हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा बोली तो? 5 हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन का बिल्कुल टाइम नहीं है, बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी न कहेंगे सर गुरु जी आप कैलकुलेशन नहीं बता रहे, भागले जा रहे हैं, ठीक है। भागले जाइए, अपनी 70 में से 35 टेस्ट करना है हमको, ठीक है। आगे, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, समतुल्य लेंस कैसे बनेगा? तो समतुल्य लेंस उत्तले बनेगा। कैसे बनेगा? उत्तले बनेगा। आगे समझिएगा, एक उत्तल लेंस, क्या बोला गया है? एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होता है 4f के बराबर। कितना होता है? 4f के बराबर। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख दिए जाए तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी होगा f/2। कितना होगा? f/2। अब देखिए, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है क्या होगा? कम अपसारी। क्या होगा? कम अपसारी, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? सो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगा? 1/f डायोप्टर। क्या होता है? अरे भाई, जो लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है जी? 1/f, p बराबर 1/f फार्मूला होता है, ठीक है। समझ में आया है ना? तो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन। कौन करता है? ध्रुवन, है ना। आगे देखिएगा, फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होता है? A2/λ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से रखिएगा, है ना। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटनाओं क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या कहते हैं? तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन क्या कहते हैं जी? विवर्तन। व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई का लैम्डा कैपिटल D/d, है ना। लैम्डा कैपिटल D/d। आगे देखिएगा, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइएगा? A और B दोनों, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलराइड, है ना। आगे देखिएगा, बोला गया ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर tan IP बोला गया था, आपको तुरंत बोला गया था। ब्रूस्टर नियम म्यू बराबर tan IP, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ब्रूस्टर नियम म्यू बराबर tan IP। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है सभी दिशा में, एक दिशा में, परस्पर कहीं नहीं। बोलिए, तो केवल और केवल एक दिशा में। कहाँ होगा? केवल और केवल एक दिशा में। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वो घटना क्या है? ध्रुवन। क्या है? ध्रुवन। क्या है जी? बोलिएगा, ध्रुवन। क्या है?
ध्रुवन, घबराने का बिल्कुल नहीं है, सारा सवाल को बिल्कुल बारीकी से प्यार से देखिए और आगे बढ़ते रहिए। जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति की निर्विवाद होता है हो गया ध्रुवन। क्या हो गया? ध्रुवन। जीवाश्म की आयु, तो किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग। क्या करते हैं जी? कार्बन डेटिंग का कैसे करते हैं? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या? कार्बन डेटिंग समझते हैं ना जी? जीवाश्म ईंधन की आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या? आगे देखते हैं। आगे बोला गया है जब प्रकाश की किरण, इसका आंसर नहीं बोले ना, इसका आंसर जो है कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह कहलाती है विवर्तन। तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विवर्तन। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या हुआ? प्रकाश का व्यतिकरण। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? तरंग दैर्ध्य स्क्रीन लैम्डा के दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी लैम्डा, एन लैम्डा। क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। आगे देखिएगा, यंग के द्विअश्लिक प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। ध्यान से, नहीं होता है तो नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए, तो कलांतर 0 होना चाहिए। कलांतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आगे देखिएगा, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो व्यतिकरण। क्या कारण है उसका? व्यतिकरण। आगे देखिएगा, तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल एक्स, तो संबंध क्या होगा? बोलिए जी। संबंध होगा लैम्डा डेल एक्स बाई 2 पाई, लैम्डा डेल एक्स बाई 2 पाई। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक तो आपको ही पता है कि हीरा का अधिक होता है। कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42। आगे बात करते हैं, बिल्कुल द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी जाती है तो हाइगेंस भाई साहब को, किसको दी जाती है? अब भाई साहब बोलेंगे जी, बहुत बड़े वैज्ञानिक है ना। आगे देखिएगा, हाइगेंस को, है ना। आगे समझिएगा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एच न्यू क्या होती है? एच न्यू। आप फोटोन के बारे में जान लीजिए कि फोटोन क्या है। फोटोन क्या है बोली तो इसका हो जाएगा एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। आप फोटोन क्या है बोली तो फोटोन जो है एच न्यू है ना, ध्यान से रखिएगा। और न्यू ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ये ऐसे होता है न्यू, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा भी को कर्व करके, तो उतना टेंशन लेने की बात है, ठीक है। तो प्रकाश द्रव्यमानहीन कणों का समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। आप लोग पढ़े होंगे किनका? तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य। बोला गया हो कि प्रकाश द्रव्यमानहीन कणों का समूह जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। आगे क्या बोला गया है देखिएगा, आगे बोला गया है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक कौन है? बोले बोले आवृत्ति। क्या होगा? आवृत्ति। ये क्वेश्चन में कट गया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है? कंपनी नहीं, यहाँ पे कंपन है, कंपन। तो ये बनता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से, ठीक है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से, है ना। आगे देखिएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत के प्रतिपादन न्यूटन साहब किए थे, करने हैं जी न्यूटन साहब, है ना, ये हमारे न्यूटन साहब है ना। आगे देखिएगा, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती है। आगे देखिएगा, आगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए, माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है? तो भैया इसका हो जाएगा तीव्रता। तीव्रता के पुनर्वितरण को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, और प्रकाश के तीखे मोड़ से घूमने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। आगे समझिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रिक की ऊर्जा होती है, हम लोग आ गए हैं मॉडर्न फिजिक्स में अब, ठीक है, ध्यान से अब समझेंगे यहाँ से। तो होती है, तब वह होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। क्या होता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर होता है ना। आगे बोला गया है मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है, तो क्या ज्ञात किया जाता है? आवेश। क्या ज्ञात किया जाता है? आवेश। आगे देखिएगा, कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को, है ना। आगे देखिएगा, आगे बोला गया
सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। कहा किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में। ठीक है, आगे समझिएगा। आगे बोला गया है वैसी युक्ति जो सूरज के ऊर्जा को प्रकाश में बदले, वो आपको वही पता है किसको बोलते हैं? सोलर प्लेट बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना जी, तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर करने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे देखिएगा, आइंस्टीन को निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार। और इनको जो है 1905 में कौन बोले थे? कौन बोले थे? एक वैज्ञानिक थे जिनको बोले कि भैया मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआतें हो रही है अभी, मैक्स प्लांक बोले थे। ठीक है, कोई दिक्कत? 1905 में यही जब पढ़े थे, है ना। आगे समझिएगा, बोला गया है विरामावस्था में एम द्रव्यमान और ई आवेश का इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसकी अधिकतम ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम ऊर्जा ई भी। क्या हो जाएगा? ई भी। आगे देखिएगा, बोला गया है लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? hc बटे लैम्डा। क्या होती है? hc बटे लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी, hc बटे लैम्डा, hc बटे लैम्डा। ठीक है, इनमें से कौन आवेश रहित है? आपको बोला गया था बाबू, ध्यान समझिएगा। अल्फा, अल्फा पर प्लस 2 होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीलियम का नाभिक। बीटा -1 होता है इस पर। प्रोटॉन यहाँ पर +1 होता है। और फोटॉन भैया इस पर कुछ नहीं होता है, इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। क्या होता है? विराम द्रव्यमान 0 होता है। आगे देखते हैं, तो इनमें से कौन आवेश रहित है? तो हो जाएगा आपका फोटोन। क्या हो जाएगा? फोटोन। आगे देखते हैं, आगे बोला निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? सोडियम। किसका होता है? सोडियम। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो निरोधी विभव होता है वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, बोला गया प्रकाश विद्युत सेल होता है, तो यह विद्युतीय प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में, प्रकाश को विद्युत में। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को विद्युत में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया है फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा एच न्यू क्या होती है? एच न्यू। आगे देखिए, आगे बोला गया है द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। किस द्वारा किया था? डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 सी के जी इनवर्स। सी के जी इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में होता है 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। आगे बोला गया है, आगे देखते हैं, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फोटोन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फोटोन बोलते हैं उसको, है ना। आगे देखते हैं प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक कितना होता है जी? बोलिए 6.6 गुणे 6.63 गुणे उसके पावर -34 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे बोला गया प्लांक नियतांक ML2 T-1 प्लांक नियतांक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तरंग प्रकृति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोलते हैं तरंग प्रकृति। आगे यदि द्रव्यमान m का कोई कण है, क्या है ये? कोई कण है, कोई कण भी चाल से गतिमान हो तो संबंध क्या होगा? तो संबंध होगा H/mv। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? प्रकाश से विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना गया है? तो प्रकाश को कण माना गया है। प्रकाश को क्या माना गया है जी? प्रकाश को कण माना गया है। आगे देखिएगा, कैथोड किरणों के समूह क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? कैथोड किरणों के समूह को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। क्या होता है बोली तो? फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। आप घबराएंगे नहीं, ठीक है, बस ध्यान से एक बार सुन लेंगे वीडियो को, फिर आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, एक AME बराबर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg कितना होता है? 10 टू दी पावर -27 kg। आगे देखिएगा, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए संबंध सही है अर्ध आयु बराबर 0.693
लैम्बडा औसत आयु। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा जी, डी। अर्ध आयु बराबर 2 गुना औसत आयु, और ठीक है 0.63/लैम्बडा, ठीक है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो उस पे 2 अल्फा पे +2 चार्ज होता है, बताया गया था। नाभिक का घनत्व कितना होता है जी, बोलिए। तो नाभिक का घनत्व क्या बोला गया है, 2.29 गुने 10 के पावर 17, 2.29 गुने 10 के पावर 17 केजी मीटर -3। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी होती है उसे बोलते हैं अर्धायु। क्या बोलते हैं उसको, अर्धायु। क्या बोलते हैं उसको, अर्धायु। आगे समझिएगा कौन सा कथन सही है, तो सही है कथन कौन सा, देखिएगा कौन सा कथन सही है। तो जो बीटा किरणें हैं, बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होती है, बिल्कुल सही है। कैथोड पर भी ऋणावेश होता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या, तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु घटाते हैं। द्रव्यमान से कितना है, A माइनस Z हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच, तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच दोनों बल लगेगा, विद्युतीय और नाभिकीय दोनों बल। आगे क्या बोला गया, देखिएगा आगे बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नाभिक क्या बोला गया है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित क्या रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित होता है कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी। आगे देखिएगा नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक क्षौर होता है, वो क्या होता है, कैडमियम का क्षौर। क्या होता है जी, कैडमियम का क्षौर। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, तो मूल कण कौन नहीं है, अल्फा मूल नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूल कण है। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता अधिक होता है, बताया गया तुरंत आपको, गामा के लिए भेदन क्षमता अधिक होता है, गामा के लिए भेदन अधिक होता है। बीटा किरणें विक्षेप है, तो बीटा किरणें एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही है, क्या है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिएगा अल्फा कण है, तो अल्फा कण को बोलते हैं हीलियम का नाभिक। क्या बोलते हैं उसको, हीलियम का नाभिक। आगे देखिए नाभिकों को मिलने से नए नाभिक के बनने की क्रिया को नाभिकीय संलयन, और सूर्य के ऊर्जा का कारण भी नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन किधर है जी, नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर डी से है ना। आगे समझिएगा हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। आगे देखते हैं थोरियम 90 और 230 है। देखिए थोरियम है इधर 90 है, यहाँ 230 है, घटा दीजिए इसको। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु तुरंत ही बताए हैं A माइनस जेड, तो कितना बचेगा, हो जाएगा आपका 140। कितना हो जाएगा, 140। कितना बचेगा जी, 140। आगे समझते हैं निम्नांकित में कौन आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण की बात किया था फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। क्षय गुणांक का मात्रा क्या है, हर्ज। क्या होगा बाबू, हर्ज हो जाएगा, ऐसा ही मत रखो। आगे देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में पड़ती है कौन श्रेणी, तो बामर। बामर पड़ता है दृश्य में, लाइमन पड़ता है पराबैंगनी में, और बाकी सब पड़ता है अवरक्त में। दो ही बात याद रखने वाला है इसमें, क्या याद रखने वाला है, तो बामर। बामर पड़ता है किसमें बाबू, दृश्य में, बामर दृश्य, और लाइमन पड़ता है पराबैंगनी, और बाकी जितना भी ब्रैकेट पाषाण फुंड वो सब पड़ता है अवरक्त में। क्या पता है, अवरक्त में। ध्यान समझिएगा इसको। आगे देखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन श्रेणी अवरक्त में नहीं पड़ती है, देख लीजिए पहले ही नहीं बोल दिया है, तो नहीं पड़ती है तो हो जाएगा आपको क्या, लाइमन। क्या है भाई, तो ये जो पड़ता है आपका पड़ता है किसमें, पराबैंगनी में। कहाँ पड़ता है, पराबैंगनी में। बाकी तीनों जो है वो पड़ता है आपका अवरक्त में। आगे बोला गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन है। क्या है ये, लाइमन। लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो वह है पराबैंगनी भाग। किस भाग में है, पराबैंगनी भाग में, है ना।
निम्न में कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? तो पराबैंगनी भाग में तो भाई एक ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी? लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। आगे बोला गया है रिडबर्ग नियतांक के मात्रक, तो रिडबर्ग नियतांक के मात्रक होता है एलटी इनवर्स, बस एलटी इनवर्स। क्या होता है? एलटी इनवर्स। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वैसे एम जीरो एलटी इनवर्स टी जीरो दे दिया है, लेकिन होता है एलटी इनवर्स, ठीक है। वो जीरो का मतलब सिंपल इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दे दिया, ठीक है, घबराएंगे आप लोग बिल्कुल नहीं। आगे समझते हैं। आगे बोला गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तब प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन से, तो बामर श्रेणी, क्या श्रेणी होगा? बामर श्रेणी। आगे देखिएगा रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वो बल क्या है? तो वो बल है कूलम बल। कौन बल है बोली तो? कूलम बल है वो। आगे देखिए नाभिक की त्रिज्या होती है 10 के पावर -15 की कोटि में। कितना होती है? बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बुक वगैरह में बहुत सारा जगह देखिए गलती लिखा हुआ है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 के पावर -15 की कोटि में, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे क्या बोला गया है? जेड परमाणु का जो परमाणु क्रमांक की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा अनुक्रमण पाती होती है तो Z-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझिएगा रिडबर्ग नियतांक का मात्रा क्या है? एम इनवर्स। क्या है बोली तो? एम इनवर्स। आगे देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? HJS/2π, HJS/2π। आगे देखल जाए दशमिक संख्या में 25 का द्विधारी आप निकालने का सीख लीजिए फटाफट, ठीक है। 25 लिखिए यहाँ पे, 2 से लगाइए, कितना होगा? 12 दूना 24, कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। फिर 2 से लगाइए, 6 दूना 12, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से लगाइए, 3 दूना 6, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से लगाइए, 1, 1 एकम 1, सॉरी 2 से 1 से 2 होगा, शेष बचेगा 1। आप उलट के लिख दीजिए, उलट के, तो 1 1 0 0 1। तो आप देख लीजिए करने हैं सो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 करने हैं जी। ऑप्शन नंबर करने, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 1 0 0 1। और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया बोल तो? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।